अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। पेज नंबर 19 पे हैं चैप्टर में पेज नंबर 19। ये क्वेश्चन भी आप दूसरा वही किया तो सभी लॉस है जैसे कि 5 है पहला साल जब डेफिनेशन कैलकुलेट करेंगे तो इंक्रीमेंटल डेफिनेशन कैलकुलेट करते हैं इस तरह से इसका क्वेश्चन माइनस होता है तो फिर वो इंक्रीमेंटल बैलेंस शीट होता है ये वो प्रॉफिट लॉस चार्ट हो गया जो अंडर चार्ट डेप्रिसिएशन है। नहीं जो क्वेश्चन है ना अभी मैं बता दूं नहीं ठीक है, पहले साल रिवैल्यूएशन लॉस आ गया, ठीक है। फिर लॉस आ गया तो वो है फर्स्ट साल के तो पहले नहीं किया तो साल के डेफिनेशन करते हुए उसका इंपैक्ट भी वन माइनस कर दिया जैसे इवन सर्विस रिटेनिंग नहीं काफी करते हैं हाँ अंडर चार्ट डेप्रिसिएशन है, ठीक है। सही हाँ अंडर चार्ट डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करते जाते हैं ताकि जब कल को लॉस रिवर्स हो तो वो जो बाकी लॉस की अमाउंट रहेगी वो रिवर्स हो। और ये चीज़ I36 से इज्तिहाद है कि I36 में चूँकि ऐसे होता है और I36 ने रिवैल्यूएशन लॉस और इम्पेयरमेंट लॉस दोनों को सेम चलाने को कहा है, इसलिए I16 पे भी इसको अडॉप्ट कर लिया कि जब रिवैल्यूएशन लॉस P&L को चार्ज होगा और अगली दफ़ा रिवर्स होगा तो वो लॉस नेट ऑफ अंडर चार्ज डेप्रिसिएशन रिवर्स होगा। तो हाँ ऐसे ही होता है। अच्छा ऑनलाइन वालों के लिए एक स्टूडेंट ने पुराना I16 का सवाल पूछा था, इसलिए मैंने रिपीट नहीं किया सवाल कैमरे में। जी तो उसमें एक कंफ्यूजन हो गया, आपने कहा था कि अगर वो विद रिकॉर्ड है तो हम उसको डेटर्स को डी रिकॉग्नाइज नहीं करते विद रिकॉर्स है तो जी उससे, लेकिन हम उसको ईयर एंड पे भी काम देंगे वो सेटलमेंट है क्या है ईयर एंड पे क्या करेंगे? वो डेटर्स हमने क्रेडिट किए ना वो तो उन्होंने पैसे दे दिए ना। वो हाँ जब हमें रिकॉग्नाइज करना है, डी रिकॉग्नाइज करना है वो दूसरे केस में वो इशू डेट पे तो फिर हमने पहले ही दिन डेटर्स क्रेडिट कर दिए। पेज नंबर 19 तीसरा डब्बा, सम इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शंस फॉर एग्जाम्स। तीसरा डब्बा चैप्टर में पेज 19 तीसरा डब्बा, सम इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शंस फॉर एग्जाम्स। ये पढ़ लें, ये है जो कल आपको 2 सवाल करा के सिखाया था, ये डब्बा पढ़ लें। चैप्टर का पेज 19 तीसरा डब्बा। रेपो है सेल एंड रीपरचेज एग्रीमेंट, इसको रेपो कहते हैं। 2 बातें थी, एक वो जो मैंने कल सवाल सॉल्व किया था और एक वो जो वैसे ज़बानी बोला था। अगर हमने इन्वेस्टमेंट बेची और दोबारा ख़रीदने का वादा कर लिया, ये है सेल एंड रीपरचेज एग्रीमेंट। अगर दोबारा जिस प्राइस पे ख़रीदेंगे वो तब की मार्केट वैल्यू होगी तो फिर हम समझेंगे हमने इन्वेस्टमेंट वाकई बेच दी, और कल जब खरीदेंगे तो खरीद लेंगे। ये लोन नहीं है। लोन तब है अगर हमने आज बेची और अगली बार कितने की खरीदनी है वो अभी ही तय कर लिया और वो तब की मार्केट वैल्यू से बिल्कुल लाताल्लुकी है, और जितने की आज बेची है उस पर कुछ ऐड करके हमने कल को वापस खरीदनी है, तो फिर ये टेक्निकली नहीं बिका, इसको लोन लेना है। इसको ये सिक्योर्ड लोन है, वो सिंपली लोन है, वो बेच दिया, वो डी रिकॉग्नाइज। ये है ही ये पूरी रेपो ट्रांजैक्शन है। सेल, हाँ सेल एंड रीपरचेज ट्रांजैक्शन को रेपो ट्रांजैक्शन कहते हैं। उनमें से अगर एसेट बेच दिया और वापस खरीदने की प्राइस तय कर ली जो कि हायर है तो फिर सिक्योर्ड लोन माना जाएगा, और अगर प्राइस तय नहीं की और कहा कि उस दिन जो भी रेट हुआ उस पर खरीद लेंगे तो फिर ये रेपो ट्रांजैक्शन सेल ऑफ एसेट है। हाँ जी बॉक्स पढ़ लिया, ये कल जो 2 सवालों से सिखाया था 3।
2 पता नहीं 2 रेपो और फैक्टरिंग डन। पास्ट पेपर्स वाले सेक्शन में आए, पास्ट पेपर्स वाले सेक्शन में सेट 5 के भी बाद है। क्वेश्चन नंबर 10 पास्ट पेपर्स में, क्वेश्चन 10 जून 21 अटेम्प्ट का। पहुंचे? पहला पैरा पढ़ें, रिक्वायरमेंट पढ़ें, पहला पैरा रिक्वायरमेंट पढ़ें पहले। पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन नंबर 10 जून 21 20 नंबर। एक कंपनी है, एक बैंक है, कहता है कि आप अपने डेटा मुझे दे दें, 5 सालों के अंदर ना आपको इतनी अमाउंट रिकवर करके दे दें और उसमें मैं अपनी फीस दूंगा। अगर उससे पहले दरमियान में भी रिकवर हो जाती है तो मैं अपनी फीस निकाल लूँगा पहले और फिर बाकी आपको पेमेंट कर दूँगा। तो इसमें ये कौन से बारे में फॉल करता है? 5 साल बहुत ज़्यादा नहीं कर दिया आपने? 5 साल के डेटर्स कौन से? चलो 8 महीने की डेटर्स हैं, ठीक है। अब आगे इतनी सी बात से पता नहीं चल रहा, जितनी बात आपने की उसे पता नहीं चल रहा। ये बताएं कि बैड डेट हो गए तो किसकी जिम्मेदारी है? वालेकुम अस्सलाम। तो बस है विद रिकोर्स है। मेन डिसाइसिव चीज है, बैड डेट हुए तो कौन जिम्मेदार है? हाँ जी, पहला पैराग्राफ क्वेश्चन 31 दिसंबर 20 ईयर एंड है और आखिरी 2 महीनों पे उलझे खड़े हैं। अभी रिक्वायर्ड नवंबर और दिसंबर की एंट्रीज करनी है। अच्छा, इन्होंने जो कहा है ना कि नवंबर एंड दिसंबर, तो अगर कोई आइटम ऐसी होगी जो नवंबर में भी एक्सपेंस बनना होगा, दिसंबर में भी एक्सपेंस बनना होगा, तो दोनों की अलग अलग एंट्री करें या दोनों मिला के दिसंबर में ही कर लें? दोनों के अलग अलग करें ना, तो कहते हैं नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। और क्यों कहना था? नहीं, अगर वो सिर्फ इतना कहता कि एडजस्टिंग एंट्रीज कर दें फॉर द ईयर एंडिंग, फिर हम 31 दिसंबर की डेट डाल के कर देते। उसने कहा एंट्रीज करें नवंबर एंड दिसंबर, तो अगर कोई नवंबर की चीज होगी तो उसकी नवंबर की डेट की एंट्री करेंगे। अच्छा, अब आप पढ़िए पॉइंट 2, 3, 4 करते हैं अभी और एक एक करके करते जाते हैं। मैं करता हूं बोर्ड पे। पॉइंट नंबर 2 पढ़ लें। पॉइंट 2 कहाँ है पढ़ने सवाल? अब ये सेल एंड रीपरचेज एग्रीमेंट है, तो इसको एसेट सेल करना मान लें या लोन माने? क्यों लोन? क्योंकि प्राइस तय हो गई और वो ज्यादा है, तो इसलिए ये लोन वाली बात बन गई। तो इसमें क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग भी चलाते रहेंगे और इसको लोन लेके लायबिलिटी की अकाउंटिंग भी चलाना शुरू कर देंगे। प्राइस कम नहीं तय होती ना, मतलब ऐसा क्यों होता? देखें, अगर तो ये एक हेजिंग में इस तरह की चीज पढ़ाऊंगा कि रेट गिरने का डर हो तो फिर बैंक के साथ एक फॉरवर्ड रेट कर लें या ऑप्शंस कर लें, इस तरह की चीजें हेजिंग के लिए हैं। लेकिन किसी को बेचना ऑफिशियली और उससे वापस सस्ते में खरीदना, ये कोई वो बैंक करेगा नहीं है ट्रांजेक्शन। मतलब बैंक क्यों करेगा? आज ही बात है कि हम सस्ते में तुम्हें वापस करेंगे। बैंक को इसमें क्या फायदा? यानी बैंक समझते पूछते क्यों कम का बेचने को तैयार है। जब हम हेजिंग करेंगे ना तो उसमें और फैक्टर्स होंगे, ऑप्शन, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड वगैरह, वो जरूर बैंक्स करते हैं, उसकी फीस लेते हैं, वो जुआ खेलते हैं। लेकिन ये बैंक क्यों समझते पूछते एक चीज 110 की खरीद के और 110 की खरीद के बाद में 105 की बेचेगा? क्यों? अरे बैंक आज पैसे दे रहा है, 110 देगा, कल को 105 वापस लेगा, क्यों करेगा ऐसा? तो ये महंगा ही बेचेगा। हाँ, या ये हो सकता है कि बैंक कहे कि ठीक है, साल बाद जितने का मार्केट में होगा उतने का हमसे वापस खरीद लेना। तो ये लोन है तो ये ज्यादा अमाउंट ही तय होगी।
साल बाद तो बात है जी जी, इसमें अमाउंट से फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो ज़्यादा हो या कम हो। आप इसी कॉन्टेक्स्ट में पूछें जिसमें इसने पूछा था। देखें, अगर एसेट बेचा और आज ही वापसी का रेट तय कर लिया तो ये सेल एंड रीपरचेज एग्रीमेंट है कि वापसी हमने लेना है। वो रेट कम क्यों तय किया होगा? हाँ हाँ साल बाद जो कह रहे हैं ओपन मार्केट थी, ठीक है, और तब रेट ज़्यादा है जो इसमें हम पहले जिसका हमने टेस्ट किया हुआ, ठीक है। तो तभी वो तफसील नहीं काम हुई। आज मैंने इन्वेस्टमेंट बेच दी और ये कहा कि साल बाद हम दोबारा खरीद लेंगे, उस वक्त जितना भी रेट होगा, ये कह रहे हैं हाँ तो बस हो गई आज सेल। वो तो साल बाद पता चलेगा ना, आज हो गई सेल, हम इसको सेल मान लेंगे और जब साल बाद वापस खरीदेंगे तो तब परचेज मान लेंगे। पॉइंट नंबर 2, तो जो इन्वेस्टमेंट है वो ऐसे ही चलेगी और जो पैसे हमने आज लिए उसको हम मानेंगे लोन, कैश डेबिट, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट। लोन का वर्ड भी लिख सकते हैं। कितने मिलेंगे आज? 110। और ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर 20 तक हमने अकाउंटिंग करनी है, तो बस ये 2 महीने का इंटरेस्ट ही रिकॉर्ड करना है बस। कल सवाल में तो मैंने लोन वापस भी करवा दिया था, अभी सिर्फ 2 महीने की एंट्रियां करनी है। यानी अब इन 2 महीनों में नवंबर और दिसंबर इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट इनकम की एंट्री आनी है और इस लोन पे इंटरेस्ट एक्सपेंस की। बस ये है पार्ट 2। लोन का इंटरेस्ट ले लेते हैं। अच्छा, लोन का इंटरेस्ट रेट तो है ही नहीं। हाँ जी, लोन का तो रेट ही नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ लोन 110 के लोन का इंटरेस्ट एक्सपेंस। इन्वेस्टमेंट का तो डेटा है, वो तो हम इंटरेस्ट इनकम ले लेंगे। लोन लायबिलिटी वाले का इंटरेस्ट एक्सपेंस कैसे बना है? देखें, इंटरेस्ट रेट तो तब चाहिए जब एक से ज्यादा साल इन्वॉल्व हो। 10 महीने की सारी ट्रांजेक्शन, 10 भी नहीं, पता नहीं 1 जुलाई कितने बने, 2 और 6, 8 महीने की ट्रांजेक्शन है सारी, और उस 8 महीने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो है ना 9 मिलियन रुपए। हमने आज इन्वेस्टमेंट्स 110 की बेची हैं और 8 महीने बाद 119 की खरीद लेंगे, तो 9 मिलियन इंटरेस्ट ही है। और क्या है? कितने अरसे का? 8 महीने का। तो उसमें से हम 1 महीना रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट। देखें, रेट तो तब होता अगर कुछ ईयर्स बीच में आते, तो 8 महीने का तो पीरियड है सारा, तो इसलिए जो टोटल 9 मिलियन है वही 1/8 करके इंटरेस्ट आ जाएगा। वन पॉइंट ये रेट वाली बात आई समझ? रेट की जरूरत नहीं है ना, रेट तो तब बनाता जब टेबल चलाना होता। तो 8 महीने की सारा पीरियड है और 110 का बेच रहे हैं, 119 का खरीदेंगे, तो 9 मिलियन ही दरमियान में इंटरेस्ट है और वो 8 महीने का इंटरेस्ट है, तो हमने 1 महीने की एंट्री की। और इसी तरह से एक लाइन छोड़िए मैंने, 31 दिसंबर पे भी सेम एंट्री रिपीट हो जाएगी। ये हो गया लायबिलिटी वाला पोर्शन। इसके अलावा 30 नवंबर पे इंटरेस्ट इनकम की एंट्री आएगी। और 31 दिसंबर पे भी इंटरेस्ट इनकम की एंट्री आएगी। और ये कैसे मिलेगी? ये आपको उसकी सारी पैदाइश का वाकया, टाइम सब बताया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट कितने की खरीदी थी, कब खरीदी थी, इफेक्टिव रेट क्या था। ये शुरू से चलाना पड़ेगा। कब खरीदे थे ये डिबेंचर्स ओरिजिनली हमने? फर्स्ट कितने के? 114 इफेक्टिव रेट लगाएं 13 पॉइंट, कूपन किसके ऊपर लगेगा? 120।
114.48। ये आगे की जरूरत नहीं है, बस इखलाकन लिख रहा हूँ, बुरा लगेगा अधूरा है। सोल्यूशन देखा 115.02, बड़ा सही देख लेते यार, सोल्यूशन जबरदस्त। नहीं सॉल्व भी कर सकते हैं यार। करें कैलकुलेट, करें कैलकुलेट। नहीं करें कैलकुलेट करें ना। अच्छा सारे लोग कैलकुलेट किया करें यार, अगर कोई जल्दी कर भी लेता है कैलकुलेट तो उसको करने दें, आप सब लोग कैलकुलेट किया करें। $13.68 115.02। टेबल चलाना है, आगे जरूरत है नहीं, हमें सिर्फ नवंबर और दिसंबर 2020 की फिगर्स चाहिए, सिर्फ नवंबर का महीना, वो पूरी लाइन साल की है, हमें सिर्फ नवंबर 2020 की फिगर चाहिए। किस में होगी वो फिगर? नवंबर 2020, इसमें से इसमें से, क्योंकि ये 12 महीने हैं, कब से कब? 1 नवंबर 20 से 31 अक्टूबर 21, तो हमें वो नवंबर वाला महीना चाहिए। तो नवंबर वाले महीने के लिए ये 12 महीने का है, तो एक महीने का हो गया 13.74 डिवाइडेड बाय 12, 1.14, यही नवंबर का और यही दिसंबर का, ये है जी पॉइंट 2। इस पॉइंट 2 की अंग्रेजी देख लें, डेट्स, कैलकुलेशन, रेट शीट सब, कोई एतराज परेशानी है तो बताएं। जी क्या जी, समझ नहीं आई मुझे, बात नहीं समझ आ रही, क्या पूछ रहे हैं? हाँ, डिपेंड करता है कि सारे एक जैसे हैं तो सबके 4-4 नंबर होंगे, अगर किसी में कैलकुलेशन ज्यादा है तो जिसमें ज्यादा उसके ज्यादा नंबर होंगे। एक्सपेंस कम आ रहा है और इनकम ज़्यादा आ रही है? नहीं, इंटरेस्ट इनकम ज़्यादा इसलिए आ रही क्योंकि ये ज़्यादा ड्यूरेशन का इन्वेस्टमेंट थी, उसमें ज़्यादा पैसे आने थे, और ये सिर्फ 8 महीने के लिए हम लोन ले रहे हैं। ये है ही सिर्फ 8 महीने का लोन ना, तो जब थोड़े अरसे के लिए पैसा इस्तेमाल करेंगे तो शायद वो थोड़े पैसे ही चार्ज करेगा, जबकि ये बॉन्ड हमने शायद 4-5 साल के लिए खरीदा हुआ है, जितने का खरीदा था जब रिडीम होगा उसके दरमियान में हो सकता है हमने इतना सस्ता खरीदा हो कि हमारी इनकम ज़्यादा बन रही हो, जो कि खरीदा सस्ता था। देखें 120 फेस वैल्यू से हमने 114 का खरीदा था, तो वो इसलिए इंटरेस्ट इनकम ज़्यादा आ रही है, वरना ये कोई कंपेरेबल चीज़ नहीं है। ये कंपेरेबल तो तब हो अगर एक ही दिन लोन लिया हो, उतने ही पैसे कहीं इन्वेस्ट किए, और फिर आप कंपेयर करें कि इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा कमा रहे हैं, लोन पे ज़्यादा कम दे रहे हैं, तो कंपेयर करें। ये तो कंपेरेबल चीज़ ही नहीं। हाँ, ये इंटरेस्ट रेट दिया हुआ था तो हमने टेबल बना लिया था, लायबिलिटी वाले की बात कर रहे हैं? हाँ जी, ठीक है, इंटरेस्ट रेट तो दिया हुआ है हमें। कहाँ दिया हुआ इंटरेस्ट रेट? लायबिलिटी वाले पोर्शन का बताएं, कौन सा इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है? तो वो इन्वेस्टमेंट वाला है ना। डिबेंचर्स कैरी एनुअल कूपन रेट, ये वो डिबेंचर्स हैं जो हमने कभी खरीदे थे, उनका कूपन रेट इतना है एंड इनका इफेक्टिव यील्ड इतना है। ये कंटिन्यूटी अगर आप देखेंगे ना, और अगला ही सेंटेंस के इन्वेस्टमेंट को वो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे रख रहा है, तो ये सारी उसी की कंटिन्यूटी है।
ये वो वाला इफेक्टिव रेट दे रहा है जो हमने इन्वेस्टमेंट करते हुए अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट पे इस्तेमाल करना होगा। अगर उसने लायबिलिटी का भी रेट देना होता तो वो 9 मिलियन से टैली ही नहीं करेगा ये। देखें, रेट हमें टेबल में वहां बनाने की जरूरत पड़ेगी जहां पर एक से ज्यादा लाइनें आनी है। हम इस टेबल के अंदर रेट का क्या इस्तेमाल करते हैं? इस पे रेट लगाया, फिर ये क्लोजिंग आया, फिर अगले साल वो ओपनिंग बना, फिर उस पर रेट पड़ा। तो एक साल से ज्यादा हो तो फिर हमें देखने की जरूरत है ना कि इस इंटरेस्ट को कितना हर साल में तोड़ना है। अगर लोन है ही 8 महीने का और पता है कि 110 के बदले कल को 119 वापस करने हैं, तो रेट निकाल के करना क्या है? हम लोग इफेक्टिव रेट इस अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड में निकाल ही क्यों रहे होते हैं? इफेक्टिव रेट ही क्यों निकला होता है? पूछ रहा हूं, इफेक्टिव रेट निकलता ही क्यों है? ताकि जो हमें इस पूरी ट्रांजैक्शन के ऊपर कॉस्ट पड़नी है वो ओवर द पीरियड फैल जाए। तो एक से ज्यादा साल होंगे तभी तो रेट की जरूरत है। जब पता है कि 8 महीने के अंदर 110 लेके 119 वापस करना है, 9 मिलियन है जो 8 महीने का भी इंटरेस्ट पड़ना है, तो ओवर द पीरियड फैलाने की टेंशन ही कोई नहीं। वो 9 मिलियन उसी साल, उसी एक महीने, उसी एक साल का इंटरेस्ट है बस। इसलिए इस लोन वाले पोर्शन के रेट की जरूरत ही नहीं थी। कल वाले क्वेश्चन 7 के अंदर रेट की जरूरत इसलिए थी क्योंकि 2 साल थे उसमें। हाँ जी, पॉइंट 2 डन। चले पॉइंट 3 पढ़े, ये भी करता हूं। हाँ जी, फैक्टरिंग है विद रिकॉर्ड्स, विदाउट रिकॉर्ड्स? विदाउट रिकॉर्ड्स। अब ये बैंक बदमाश है क्योंकि अगर ये पैसे ना रिकवर कर सका तो हमारा कोई जिम्मा नहीं। तो ये विदाउट रिकॉर्ड्स है। जब विदाउट रिकॉर्ड्स है तो हमारी तरफ से डेटर खत्म। अरे हाँ, ये सारा बोर्ड हो गया था कवर यार। तो चूंकि ये हमारी डेटर बुक्स में से निकल जाएंगे, कब की बात है? 1 दिसंबर। आज कितने पैसे दे रहा है वो हमें? 40 का? नहीं, 50 का। 40 है यार, 50 कहां से है? हाँ जी, 36। और डेटर्स हमारे गए पूरे के पूरे। अच्छा, ये भी कर सकते हैं आप कि फीस अभी ही दे लें तो कैश कम कर लें, या जब महीने बाद देगा बाकी पैसे तब उसमें से काट लें। दोनों बातें ठीक हैं। बाकी 4 मिलियन का क्या करें? वो हमारा उस बैंक से रिसीवेबल है, हमारा उस सेक्टर से रिसीवेबल है। फीस अभी भी पे कर सकते हैं और बाद में भी काट सकते हैं पैसे। तो जो 4 है हमारा वो रिसीवेबल हो गया फैक्टर से, बैंक सी। और महीने बाद पैसे दे दिए उसने, नहीं दिए पैसे? हाँ जी, नहीं दिए उसने हमें। बताया तो है कि 50% उसको रिकवर नहीं हो सके। वो उसकी टेंशन है, हमें उसने देने ही देने हैं पैसे। क्योंकि जब हम बैड डेट्स के जिम्मेदार नहीं है तो अगर वो बदमाश पैसे नहीं भी रिकवर कर सका, वो उसकी टेंशन है। हमें मिलेंगे पैसे, तो वो जो 10% है 4 वो हमें मिलेंगे, लेकिन वो हमसे पैसे काट लेगा। कितने पैसे लेगा हमसे? 8%। तो 40 का 8% 3.2, और बाकी पैसे दे देगा हमें। अजम्पशन किस बात की? लिखा तो है यार, पहली लाइन पढ़े ना, क्या लिखा हुआ है? रिमेनिंग 10% विल बी पेड बाय बैंक इन 30 days। तो हम 31 दिसंबर पे खड़े तो दे दिए होंगे, क्यों नहीं दिए होंगे? अब उस बैंक को चाहे रिकवरी हुई चाहे नहीं हुई, वो उस बैंक का मसला है। हाँ जी,
पैसे हमें पूरे ही मिले। उसके चार्जेस काटने के बाद, हाँ हाँ। ये फैक्टर फीस आप यहां भी कर सकते थे, शुरू में ही पैसों में से काट लें वो भी ठीक है, एंड पे कर लें वो भी ठीक है। हाँ। नहीं तो हम फैक्टर क्यों हायर कर रहे हैं? यानी आप कह रही हैं कि हो सकता है बैंक ने ही पैसे ना दिए हों। बैंक और आम कस्टमर्स में फर्क है। बैंक ने कमिटमेंट की हुई है तो वो देगा पैसे में, क्यों नहीं देगा? वो फैक्टर सर्विसेज दे रहा है और हमें वो ये जिम्मेदारी कबूल कर रहा है कि जी डेटर से पैसे निकलवाना मेरा काम है, मैं आपको पूरे पैसे दूंगा और मैं अगर डेटर से रिकवर ना कर सका तो आप जिम्मेदार नहीं है। तो बैंक देगा पैसे में, क्यों नहीं देगा? बैंक के पास तो पैसे ही पैसे, वो क्यों नहीं देगा? नहीं, बैंक कहां से छापेगा? 0.3 डन। चले 0.4 पढ़ें। पॉइंट फोर पहले पढ़ लिया, इससे तो टूटी गई है। जी, विद रिकोर्स विदाउट रिकोर्स? विद रिकोर्स या बस 10% तक देने हैं उनको, या 10% से ज्यादा देने हैं और 10% तक नहीं देने हैं? 10% नहीं देने, एक्सेस ऑफ 10 लिखा है, 10 के अंदर अंदर तो नहीं देने। हाँ जी देने, लेकिन लिखा है इन एक्सेस ऑफ 10%। नहीं नहीं, उसने कहा इन एक्सेस ऑफ 10% है जो वो देने। हाँ हाँ, बाकी हमारी है। और बैंक अगर 90% से ऊपर दे देगा तो हमें पैसे देगा। हाँ जी, वो भी हमें देगा। हाँ जी, नहीं लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड ऐसा नहीं कि 10% तक इसके हैं, 90% तक उसके हैं। हाँ जी, इस अजीब सी लाइन का सिंपली इतना मतलब है कि ये फैक्टरिंग विद रिकोर्स है, सिंपली फैक्टरिंग विद रिकोर्स है। अच्छा, अब ये इतनी अजीब सी बात क्या लिखी है? बैंक ने हमें 90% दे दिया, कल को अगर डेटर से 88% रिकवर होते हैं, देखें बैंक ने हमें 90% एडवांस दे दिया। फर्ज करें बैंक ने डेटर से 100 रुपए लेने थे और बैंक ने हमें 90 रुपए दे दिए, कल को अगर डेटर से 92 रुपए रिकवर हो गए तो 90 अपने रख के 2 रुपए में दे देगा, बाकी 8 हमारा मसला। और अगर बैंक उनसे सिर्फ 85 रुपए रिकवर कर सका तो 5 वो हमसे रिकवर करेगा, क्योंकि बाकी 10 तो उसने बैंक ने हमें दिए ही नहीं थे। अभी बैंक ने हमें दिए ही 90 रुपए थे। विद रिकोर्स का मतलब है कि बैंक ने हमें 90 दिए हैं, अगर डेटर से 90 से कम रिकवर हुए, यानी 10 से ज्यादा डूबे, 90 से कम रिकवर हुए या 10 से ज्यादा डूबे, तो वो जो उसके 90 में से डूबे होंगे वो हम उसको दे रहे होंगे। अगर वो 85 रिकवर कर सका डेटर से तो हम 5 देंगे उसको। तो ये 5 क्या है? 10 से ऊपर वाला 5, क्योंकि 10 तो उस बैंक ने हमें दिया ही नहीं था। होता ना, अगर बैंक हमें पूरा 100 दे चुका होता तो जो भी बैड होता हमें सारा बैंक को वापस करना पड़ता। जब बैंक ने दिया ही 90 है तो वो उस 90 में से जितना रिकवर नहीं कर पाएगा वो हमसे लेगा, इसलिए इस तरह लिखा हुआ है कि इन एक्सेस ऑफ 10%। इसी तरह बैंक अगर कस्टमर से 94 रिकवर कर लेता है
तो 4 हमें देगा, इसलिए लिखा हुआ एक्सेस ऑफ 90% बैंक जो रिकवर करेगा वो हमें देगा। तो इस मुश्किल सी लाइन का सिंपली मतलब यह है कि ये फैक्टरिंग विद रिकोर्स। ये अंग्रेजी समझ आती है देखें। तो अब इसमें जब विद रिकोर्स है तो फिर डेटर हमारी बुक्स में रहेंगे और वो जो उस फैक्टर से हम पैसे ले रहे हैं वो हमारी लायबिलिटी हो जाएगी। कितने पैसे ले रहे हैं आज 1 दिसंबर? आज हम ले रहे हैं 50 का 90% 45 और डेटर क्रेडिट नहीं, हम इसकी अपनी एक लायबिलिटी बना देंगे या पेबल टू फैक्टर कह दें। फिर इसके जो चार्जेस हैं वो अभी चलो दोनों वैरायटियां कर देता हूं, यहां मैंने एंड पे किया, यहां मैं अभी कर देता हूं। 1 दिसंबर पे हमने उसको फैक्टर फीस देनी है, कितनी 1.5। दोनों वैरायटियां हो गई, मैंने शुरू में दे दी, अब एंड पे दे दी है। अब ईयर एंड आ गया। अच्छा, टोटल क्रेडिट पीरियड कितना है? 40 दिन। तो अभी दिन बाकी हैं, अभी टाइम नहीं पूरा हुआ, बस अभी हम ईयर एंड पे खड़े हैं। ईयर एंड तक क्या हो चुका हुआ? 75% मिल चुका हुआ, तो बाकी बैड हो गया? नहीं, अभी 10 दिन है, मिल जाएगा। तो बस अभी सिर्फ इतना है कि 75% मिल गया हुआ है, तो डेटर कम कर देते हैं। डेटर क्रेडिट 50 का 75% 30 और कैश डेबिट नहीं, वो फैक्टर ने रख लिए, फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट। ये 0.4 क्या अज्यूम कर लें? क्यों? हाँ, अगर सवाल में 40 दिन ना कहे होते, 30 दिन कहे होते और फिर लिखा होता कि बस 75% रिकवर हो सका, तो फिर हम लोग बाकी 25% बैड डेट करते और बैंक को और पैसे वापस करते। जी, अगर होता तो, अगर टेस्ट होता तो IS10 हो सकता था, इसमें बिल्कुल हो सकता था। हाँ हाँ बिल्कुल एडजस्टिंग होगा। 10 दिन बाद अगर बैड डेट हो जाता है तो वो एडजस्टिंग होगा। हाँ, अगर उसने 10 दिन बाद की बात भी की होती कि अगले 10 दिन के अंदर अंदर सारे पैसे रिकवर हो गए या इतने नहीं हुए, तो उसको हम एडजस्ट करते। वो जो राइट ऑफ होता वो एडजस्टिंग इवेंट होता। क्या राइट ऑफ वाली? ये 0.5 में आ रहा है। नहीं, 0.5 अभी नहीं। आप आ जाएं आप चैप्टर के पेज पेज 18 पेज 18 चैप्टर में पेज 18 हाँ जी, पहुंचे? चलें अब जरा समझें चीजें थोड़ी सी इसमें। अच्छा, पहले कल वाली एक चीज रिवाइज कर लेते हैं। पेज नंबर 17 पेज नंबर 17 पॉइंट नंबर 1 मिड ऑनवर्ड्स, पेज 17 चैप्टर में पेज 17 खोल लो किताब, फिर बताता हूँ। कोई नहीं पीछे आपसे, कोई भी नहीं, आप लोग खोलो किताब, फिर बताता हूँ। नहीं है किताब? पेज 17 पॉइंट नंबर 1 फाइनेंशियल एसेट डीरेकग्नाइज हो जाएगा, मतलब बुक्स में से निकाल देंगे जब या तो पैसे वैसे मिलके सब खत्म एक्सपायर, या फिर हम कर देंगे इसको ट्रांसफर। ट्रांसफर के लिए दूसरा पॉइंट कि ट्रांसफर तब माना जाएगा जब ए या बी में से कोई एक बात होगी। ए क्या था? हम ये किसी को बेच देंगे हम राइट सारे किसी को बेच देंगे, मतलब डिवेंचर्स बेच देंगे। और बी क्या था
कि बेचेंगे तो ऑफिशियली नहीं रहेगा हमारे नाम, लेकिन साथ ही हमें जो भी रिकवर हो वो फौरन दूसरी पार्टी को देने की जिम्मेदारी बन जाएगी, तो भी हम यही समझेंगे अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये बेच ही दिया है। ये ट्रांसफर की बात थी। अच्छा, अब ट्रांसफर को और एक्सप्लेन किया जा रहा है पेज नंबर 18 टॉप पे। अगर ट्रांसफर हो जाए, यानी या तो ऑफिशियली सेल हो जाए या फिर पिछले पेज पे ए और बी में से कुछ हो जाए, पिछले पेज पे ए और बी में से कुछ भी हो गया तो वो ट्रांसफर है। अब उस ट्रांसफर को लेके बात और आगे हो रही है। पॉइंट नंबर 3 पेज 18 टॉप पे 3 सिनेरियो हैं, ए बी और सी, इसी पेज पे देखें। सिनेरियो ए क्या है कि हमने डिवेंचर बेचा और ऐसे बेचा कि उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड्स भी गए। हमने शेयर्स बेच दिए, ऐसे बेचे कि रिस्क एंड रिवॉर्ड्स का मालिक भी अब अगला है। हमने डेटर्स बेचे, ऐसे बेचे कि उन डेटर्स के रिस्क एंड रिवॉर्ड का मालिक अब वो बैंक सी बन गया। तो हमने अगर इस तरह से एसेट को ट्रांसफर किया कि उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड का मालिक बन गई दूसरी पार्टी, तो बस ठीक है, सेल हो गया एसेट। तो फिर एसेट बुक्स में भी सेल हो गया। ये बात दोबारा सुनिए, पॉइंट नंबर 3 में पेज 18 पॉइंट नंबर 3 जो इसके अंदर 3 सिनेरियो है ना, इन तीनों सिनेरियो में लीगली सेल ही हो रहा होगा, क्योंकि उसने कहा, उसने बात शुरू ट्रांसफर से की है। व्हेन एन एंटिटी ट्रांसफर द फाइनेंशियल एसेट, ऑफिशियली सेल ही हो रहा होगा। अब आगे 3 सिनेरियो है कि क्या उसको इन सब्सटेंस भी सेल मान लें या ना माने। ये है इस वक्त एबीसी के अंदर। ठीक है, जाग रहे हैं? ए बी सी पेज नंबर 18 पे ये ऊपर ट्रांसफर की लाइन के 3 सिनेरियो हैं। ट्रांसफर से बात शुरू हो रही है तो इसका मतलब है ऑफिशियली तो हम बेच ही रहे होंगे। अब क्या वो इन सब्सटेंस भी बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे, ये 3 सिनेरियो एबीसी हैं। ए ये है कि हमने इसको ऐसे बेचा कि इसके रिस्क एंड रिवॉर्ड्स भी सब्सटेंशियली, मतलब तकरीबन सारे, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड भी गए हमारे पास है, जैसे फैक्टरिंग विद और विदाउट। क्या जी? फैक्टरिंग विद और विदाउट, फैक्टरिंग विदाउट रिकोर्स, और इन्वेस्टमेंट बेचना और अभी से प्राइस तय कर लेना है। हमने अभी से प्राइस तय कर ली कि 110 का बेचेंगे और 119 का खरीदेंगे, तो फिर वो सेल नहीं है, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड हमारे पर नहीं है अभी तक। तो पॉइंट ए का मतलब है कि एसेट ऐसे बेचा कि उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड भी गए, तो फिर ये ऑफिशियली भी सेल है और इन सब्सटेंस भी सेल है, तो उसको हम सेल ही अकाउंट फॉर करेंगे। दी एंटिटी शैल डी-रिकॉग्नाइज द फाइनेंशियल एसेट। और अगर बीच में उसके किसी सर्विस के पैसे मजीद देने हैं, कोई और कमीशन देनी है, जैसे इधर फैक्टर को फीस देनी थी, तो उसकी हो सकता है लायबिलिटी बन जाए, या उससे हमने कोई सर्विस दे के पैसे लेने हैं तो हो सकता है कोई अलग रिसीवेबल बन जाए। लेकिन मेन चीज ये है कि ये इन्वेस्टमेंट डी-रिकॉग्नाइज हो जाएगी। इसकी मिसालें भी पढ़ के देख लें डब्बे में। एन अनकंडीशनल सेल ऑफ एसेट, मतलब बेच दिया तो बेच दिया तो बेच दिया। बी सेल एंड रीपरचेज है, लेकिन रीपरचेज की प्राइस तब की फेयर वैल्यू होगी, तो ये भी बेच दिया। और सी का मतलब ये है, मैंने आपको डेरिवेटिव्स पढ़ाने हैं, अभी सिर्फ थोड़ा सा समझ लें। कॉल ऑप्शन कहते हैं खरीदने की ऑप्शन, पुट ऑप्शन होती है बेचने की ऑप्शन। कॉल ऑप्शन खरीदने की ऑप्शन को कहते हैं, पुट ऑप्शन बेचने की ऑप्शन को कहते हैं। आउट ऑफ मनी का मतलब है कि जिसके पास ऑप्शन है वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं होगा, यानी बेकार ऑप्शन है। ये मैंने डेरिवेटिव में पढ़ाना है आपको। कॉल ऑप्शन खरीदने की ऑप्शन है, पुट ऑप्शन बेचने की ऑप्शन है। आउट ऑफ मनी का मतलब है कि जिसके पास ऑप्शन है उसको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि बेकार ऑप्शन होगी। तो अगर हमने एसेट बेचा हो और उसमें यह लिखा हो कि अगर हमारा दिल किया तो कल को हम इस एसेट को वापस 90 रुपए का खरीद लेंगे। हमने एसेट बेचा और साथ ये एग्री किया कि हमारी मर्जी चाहे तो साल बाद 90 का हम खरीद सकते हैं, खरीदना चाहें तो। अब वो हमें भी पता है कि साल बाद इतनी सस्ती हो गई होगी इन्वेस्टमेंट कि हम 90 की नहीं खरीदेंगे, यानी बस गया एसेट। ये पॉइंट नंबर सी मिसाल है। एग्जाम्पल्स में पॉइंट ए ये है कि इन्वेस्टमेंट बेची और बस बेच दी, तो सिंपल बेच दी। बी मिसाल ये है कि इन्वेस्टमेंट बेची, दोबारा खरीदने का वादा किया, लेकिन तब की मार्केट वैल्यू पे, तो ये भी इन सब्सटेंस बेच दी। तीसरी मिसाल ये है कि हमने इन्वेस्टमेंट बेची और साथ एग्री किया कि हम इसको साल बाद चाहेंगे तो 90 रुपए का खरीद लेंगे। हमारे पास कॉल ऑप्शन है और हमें पता है, दूसरी पार्टी को भी पता है कि इसने होना ही नहीं 90 का साल बाद, तो हम खरीदेंगे ही नहीं, ना करने वाली बात हुई। तो ये भी हमने बस बेच दी इन्वेस्टमेंट। तो सिनेरियो ए क्या हुआ कि जो लीगली बेच रहे हैं इन सब्सटेंस भी बेच रहे हैं,
तो बुक्स में से एसेट को निकाल देंगे। ये सिनेरियो ए है, ठीक है। यानी अगर फैक्टरिंग की मिसाल लें तो फैक्टरिंग विदाउट रिकोर्स, और इन्वेस्टमेंट सेल और रीपरचेज एग्रीमेंट की मिसाल लें तो जिसमें कल को फेयर वैल्यू पे खरीदना हो और सिंपली बेचना हो, वो सिनेरियो ए है। सिनेरियो बी की हेडिंग क्या है? कि रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं किए, यानी फैक्टरिंग विद रिकोर्स, ऑफिशियली बेच दिया डेटर को लेकिन जिम्मेदारी अब भी हमारी है, तो इसलिए डेटर को हमने बुक्स में से फिर नहीं निकाला था। इन्वेस्टमेंट बेची और रीपरचेज की प्राइस अभी से तय कर ली जो कि ज्यादा है, तो इन सब्सटेंस रिस्क एंड रिवॉर्ड नहीं ट्रांसफर हुए। तो क्या हल करें? एसेट को बुक्स में से नहीं निकालेंगे और इस पैसा मिलने को लोन मान लेंगे। तो ये ए और बी पढ़ लें। ए की दोनों लाइनें एग्जांपल्स का डब्बा भी पढ़ लें, बी की पहले दोनों लाइनें पढ़ लें, फिर एग्जांपल्स का डब्बा भी समझा देता हूं। हैं? बी में नहीं, सिनेरियो ए में, हाँ बस ऐसी सिनेरियो ए सिनेरियो बी डन। जी बी की एग्जांपल बताता हूं। बी की एग्जांपल, पहली एग्जांपल तो ये जो इस सवाल का पॉइंट 2 था कि हमने एसेट बेचा और रीपरचेज के लिए अभी से प्राइस तय कर ली जो कि एक हायर प्राइस है। एग्जांपल बी, अच्छा ये चूंकि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल है ना, कई सारी चीज़ें होंगी जो हमारे एक्सपोजर में नहीं होंगी पाकिस्तान में। सिक्योरिटीज लेंडिंग एग्रीमेंट होता है जिसमें शेयर्स डिबेंचर्स उधार ले लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं एज एन इंडिविजुअल किसी जगह अप्लाई करने वाला था, किसी जगह बिड करने वाला, इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअल नहीं, मेरी कंपनी है और मैं किसी प्रोजेक्ट के लिए बिड करने वाला हूं, तो उन्होंने कहा जी आप अपनी स्टेटस बताएं, आपके पास स्टेटस क्या है, क्या आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, क्या आप इन्वेस्टर भी हैं? हाँ जी इन्वेस्टर तो नहीं है, फिर आप एलिजिबल नहीं है। तो हमने किसी से जाके शेयर्स उधार ले लिए, कहा कि मैंने ना सिर्फ अपने इन्वेस्टमेंट्स दिखानी है और एक बार इन्वेस्टमेंट्स दिखा लूँ फिर मैं आपके शेयर्स आपको वापस कर दूंगा। जैसे आप लोग कहीं जॉब पे अप्लाई करने जा रहे हैं और आपने ज़रा अपना शशका शो करना है और आपने अपने पास आईफोन शो करना है। अब आपने किसी से आईफोन उधार लिया, इंटरव्यू में गए, आईफोन लिए फिर रहे थे जेब में, आप इंटरव्यू हो गया, बस आप जिससे आईफोन उधार लिया था उसको वापस कर दिया जाके। तो किसी तरह से अगर किसी भी पर्पज़ के लिए शेयर्स डिवेंचर्स उधार ले लें किसी से और ज़रूरत पूरी होने के बाद वो उधार वापस कर दें, ये सिक्योरिटीज़ लेंडिंग होती है। और जो ये सिक्योरिटीज़ उधार दे रहा है वो उसके पैसे ले लेगा, तो उस उधार देने वाले के लिए ये सेल ऑफ एसेट नहीं है। सी मिसाल भी समझ लें, ऐसी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। सी मिसाल एमई नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। हमारे पास थे इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और हम चाह रहे थे कि अपनी बैलेंस शीट ठीक रखने के लिए या मैनेजमेंट बैंक को बताने के लिए इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स को इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर से बदलना चाह रही है। ऑफिशियली अपनी बुक्स में वो दिखाना चाह रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स नहीं, हम इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स करते हैं अपने पास। रिस्क ही ज़्यादा क्या होता है, ज़्यादा रिस्क कहाँ लगाने में है पैसा। तो हो सकता है वो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए या जो भी कोई सीनियर मैनेजमेंट है उनके लिए वो ये दिखाना चाह रहे हो कि हम रखते इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स हैं, लेकिन रखे उन्होंने इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स हैं। तो वो किसी दूसरे पार्टी को शेयर्स बेच के, उनके पास डिबेंचर्स थे, उनसे वो डिबेंचर्स खरीद लें, लेकिन साथ ये तय कर लें कि ऑफिशियली तो मेरे पास डिबेंचर हैं, ऑफिशियली तुम्हारे पास शेयर्स हैं, लेकिन जो तुम शेयर से कमाओ मुझे दे देना और जो मैं डिबेंचर से कमाऊं तुम्हें दे दूंगा। तो इसमें क्या हुआ, हमने रिटर्न को स्वैप कर लिया। अब शेयर्स ऑफिशियली हमने बेच दिए, शेयर्स ऑफिशियली बेच दिए, लेकिन सारा का सारा हमारा रिटर्न वही है जो शेयर से आना है। तो शेयर्स की अभी भी हमारी रिस्क एंड रिवॉर्ड तो हमारे पास ही रहे। तो ये टोटल रिटर्न स्वैप है और अकाउंटिंग के एतबार से बेशक हम शेयर्स बेच चुके लेकिन वो हमारी बुक्स में ही रहेंगे हैं। अब ये जिनको शेयर्स दिखाने थे उनको हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं दिखानी थी, उनको शायद वैसे कोई मैनेजमेंट रिपोर्ट्स दिखानी हो, शायद उनको वैसे ही कोई लीगल चीज़ दिखानी हो, देखो हम लीगली डिवेंचर्स के इन्वेस्टर हैं,
लीगली तो हम शेयर्स के इन्वेस्टर ही नहीं रहे, हो सकता है ऐसा कुछ होता हो। वही मैंने कहा ना कि ये जितनी ट्रांजेक्शन है ना, ये कभी को प्रैक्टिकली देखी नहीं है, होती होंगी दुनिया के अंदर। और पॉइंट नंबर डी, ये ऊपर जो बताई थी मिसाल उसका उलट है, इन द मनी। और ई ये विद रिकोर्स, सेल ऑफ शॉर्ट टर्म रिसीवेबल इन विच एंटिटी गारंटीज टू कंपनसेट द बैंक अगर पैसे डूब गए तो। फैक्टरिंग विद रिकोर्स, ये इस डब्बे की आखिरी मिसाल फैक्टरिंग विद रिकोर्स है जी। दफा करें दफा करें। सिनेरियो ए में हम बुक्स में से एसेट को फौरन निकाल देंगे क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड अब हमारे नहीं रहे, और सिनेरियो बी में वो एसेट हमारी बुक्स में ही रहेगा क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड हमारे हैं, और अगर हमने उसको बेच के कोई पैसा ले लिया हुआ तो उसको हम लायबिलिटी दिखा देंगे। बल्कि विद रिकोर्स ये नहीं था, वो था, हाँ वो विद रिकोर्स था, ये विदाउट रिकोर्स था। सिनेरियो ए में रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिए, नहीं कुछ नहीं समझ आ रहा हंसी किस बात पे आ रही है। अगर एसेट बेचा और रिस्क एंड रिवॉर्ड भी बेच दिए तो सेल हो गया, इन्वेस्टमेंट बुक्स में से निकाल लेंगे। और सिनेरियो बी के एसेट बेचा जरूर है लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड हमारे पास ही है, तो फिर एसेट को बुक्स में से नहीं निकालेंगे और जो पैसा मिला वो लोन लायबिलिटी। ये है सिनेरियो ए और बी। सिनेरियो ए और बी। सिनेरियो सी ये है कि हमने बेच तो दिया है, थोड़ी सी टेंशन अपने पास रिटेन कर ली है। सिनेरियो ए क्या था, एसेट बेच दिया, सारी टेंशनें भी दूसरे को दे दी। सिनेरियो बी, एसेट बेचा लेकिन सारी टेंशनें भी हमारे पास है। सिनेरियो सी, बेच दिया लेकिन थोड़ी सी टेंशनें हमने रख ली। उसकी मिसाल ऐसे हो सकती है, ये क्या मिसाल थी, विदाउट रिकोर्स विद रिकोर्स। विदाउट रिकोर्स सारी टेंशनें बैंक को दे दी, लेकिन हमने बैंक से कहा कि अच्छा ऐसा करो, पैसे डूबे चलो 20% हम बर्दाश्त कर लेंगे। अभी तो ये विदाउट रिकोर्स है ना, सारी की सारी टेंशनें किसकी, बैंक की। लेकिन अगर उसको ये कहा होता कि टेंशनें तो तुम लो, चलो 80% टेंशन तुम ले लो, 20% हम ले लेते हैं, तो अब ये सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड हमारे नहीं है, थोड़े से हैं, पार्शल हैं। तो अगर हमने पार्शल टेंशन अपने पास रख ली हो तो सिनेरियो सी है। इसमें क्या होगा कि हम बुक्स में से डेटर्स तो निकाल देंगे, बुक्स में से इन्वेस्टमेंट तो निकाल देंगे, लेकिन वो जो थोड़ी सी टेंशन अपने पास रखी हुई है उसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होगी, कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट। ये मैंने बोल्ड करके लिखा हुआ है, उस नाम का एक एसेट बनाना पड़ेगा। दोबारा सुने, मैं आपको वैल्यू से बताता हूं। हमारे 100 के डेटर थे और हमने वो सारे के सारे डेटर फैक्टर कर दिए, और उसने भी हमें सारे के सारे पैसे फौरन दे दिए। कैश डेबिट, डेटर्स क्रेडिट। डेटर्स क्यों क्रेडिट, क्योंकि विदाउट रिकोर्स है तो रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर। ये हो गया सिनेरियो ए के बी, ए। लेकिन हमने कहा कि नहीं यार, तुम सारी टेंशन ना लो, 10 रुपए की टेंशन हमारी, अगर तुम्हें कल को पूरा रिकवर ना हो सका तो 10 रुपए रीइंबर्स कर देंगे। अब इसमें से सिग्निफिकेंट यानी 90 रुपए तो उसकी टेंशन है, 10 रुपए हमारी टेंशन है, तो डेटर तो हम बुक्स में से निकाल देंगे, लेकिन जो 10 रुपए की हमारी टेंशन है, हमने इस मामले में टांग अड़ाई हुई है, तो इस टांग अड़ाने को कहते हैं कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट। इस कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट को अपना एसेट कह लेंगे। एसेट क्यों कहें, डेटर अगर हमने इसको फैक्टर ना किया होता तो डेटर हमारा एसेट ही होता है ना, यानी डेटर के 10 रुपए अभी भी डूबने की हमें टेंशन है। देखें 100 रुपए का डेटर था, हमने ऑफिशियली 100 के 100 फैक्टर कर दिए और उससे पूरे पैसे ले लिए, लेकिन साथ ही ये कहा कि अगर पैसे डूबे तो 10 रुपए हम तुम्हें वापस कर देंगे। तो टेक्निकली हमने 90 रुपए के डेटर उसको दिए ना, 10 रुपए की टेंशन तो अपने पास रखी, लेकिन डेटर्स निकाल देंगे। वो 10 रुपए जो हम डेटर्स के नाम से दिखाते रहते
100 रुपए के डेटर्स 100 के 100 फैक्टर कर दिए, लेकिन साथ उसको ये गारंटी की कि अगर पैसा डूबा तो 10 रुपए हम तुम्हें देंगे। तो ये ऐसे ही है ना कि हमने 100 में से 10 डेटर्स रखे, 90 फैक्टर कर दिए, तो 10 हमारी बुक्स में डेटर आना चाहिए था ना। लेकिन उसकी ऑफिशियली अकाउंटिंग ये होगी ताकि हम इस चीज को अकाउंट फॉर कंट्रोल कर सकें कि डेटर तो फिर भी हम बुक्स में से निकाल देंगे सारे, लेकिन जितना हमने उनको गारंटी कर दिया है उसको हम कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट के नाम से एक एसेट रिकॉर्ड कर लेंगे। और अगर हम 10 रुपए को अभी भी, बेशक नाम डेटर ना सही, लेकिन डेटर की जगह हम एक एसेट रख रहे हैं, तो हम इसका मतलब ये गुंजाइश रख रहे हैं कि 10 डूबेंगे और हमें उसको वापस करने पड़ेंगे, तो साथ पेएबल बनाएंगे। हाँ, फाइनेंशियल लायबिलिटी। ये पॉइंट दोबारा सुने, कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट ये है। सिनेरियो ए और बी क्लियर है ना। सिनेरियो ए ये है जिसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड हो गए ट्रांसफर, हमारी कोई टेंशन नहीं है। मिसालों में सिंपली बेच दिया एसेट, या डेटर बेचे तो विदाउट रिकोर्स बेचे तो गया एसेट, बुक्स में से निकाल लिया। सिनेरियो बी ये है कि ऑफिशियली बेचा है लेकिन सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड हमारे ही हैं, तो फिर हम एसेट नहीं, कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट नहीं, तो फिर हम एसेट को बुक्स में रखेंगे, इन्वेस्टमेंट बुक्स पे रखेंगे, डेटर बुक्स में रखेंगे, और बेच के जो पैसा आया होगा उसको फाइनेंशियल लायबिलिटी बना लेंगे। लायबिलिटी की काउंटिंग अलग चलती रहेगी, एसेट की अलग चलती रहेगी। सिनेरियो सी ये है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर तो कर दिए लेकिन थोड़े से रिटेन कर लिए, तो जब थोड़े से रिटेन किए, सारे मेजॉरिटी दे दिए, तो एसेट तो बुक्स में से क्रेडिट कर देंगे, लेकिन जितने हमने थोड़ी सी टेंशन रिटेन कर ली है उसको कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट के नाम से एसेट बना लेंगे। और अगर हम इसमें से कुछ अमाउंट अपने पास एसेट रखना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब है हम ये चीज अभी से ही उम्मीद लगा चुके कि 10 रुपए तक हमें वापस करने पड़ सकते हैं, तो हम उसके लिए एक लायबिलिटी बनाते हैं। और अगर कल को डेटर ने सारे पैसे दे दिए तो इसको रिवर्स कर देंगे। प्रोविजन, क्या प्रोविजन? आईएस 37 के मुताबिक नहीं, आईएस 37 नहीं डील कर रहा है इसको, तो इसलिए वर्ड प्रोविजन नहीं लिख रहे, बस फाइनेंशियल लायबिलिटी। आईएस 37 इस पे लग नहीं रहा ना। कॉन्सेप्चुअली तो ठीक है, कॉन्सेप्चुअली ये प्रोविजन जैसी ही चीज है, लेकिन इसके लिए नाम प्रोविजन नहीं आ रहा होगा, आईएस 37 नहीं इसको डील कर रहा होगा, क्योंकि आईएस 37 कहता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के मामला में मैं नहीं बोलूंगा। कॉन्सेप्चुअली हाँ, ये वही प्रोविजन जैसी चीज है, लेकिन आईएस 37 के तहत नहीं, आईएफआरएस 9 के तहत ये कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट है। और अगर कल को थोड़े पैसे रिकवर हुए, यानी हमें उसको 6 वापस करने पड़ गए, कल को वो डेटर, हमने उसको कहा था कि 10 रुपए तक का बैड डेट हम तुम्हें कंपनसेट कर देंगे, अब वो डेटर से सिर्फ 84 रुपए कलेक्ट कर सका, यानी उसका 16 रुपया डूब गया, तो हम उसको 10 रुपए देंगे। क्या एंट्री होगी? फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट। ये तो रिवर्स ही होगी, ये तो रिवर्स ही होगी, और जो हम उसको 10 रुपए दे रहे होंगे वो हमारा एक्सपेंस बन जाएगा। ये एंट्री करने का मकसद सिर्फ एक सिचुएशन में टांग अड़ाए रखना है, कल को चाहे हमें पैसे देने पड़े चाहे ना देने पड़े, ये कल को रिवर्स ही होना है। अगर पैसे देने पड़ गए तो कैश क्रेडिट और P&L डेबिट, जिसको हम बैड डेट के नाम से P&L डेबिट कर लेंगे। अच्छा, वो ग्रुप में एक बच्चे ने मुझे कहा था, बल्कि प्राइवेट मैसेज में ही कहा था कि आप एक्सपेंसेस इनकम्स के नाम तो बता देते हैं क्या नाम रखना है, लेकिन ये भी बताएं कि जो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम में कॉस्ट ऑफ सेल्स, एडमिन, डिस्ट्रीब्यूशन आता है, तो उनमें से कहाँ आएगा। तो उसके लिए सिंपल कॉन्सेप्ट ये याद रख लें कि वो एक्सपेंसेस जिनका ताल्लुक फैक्ट्री से, प्रोडक्शन एक्टिविटी से, वो सब कॉस्ट ऑफ सेल में आएंगे। जिनका ताल्लुक सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, इस चीज से, वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में आएंगे, बाकी सब एडमिन में आते हैं। तो ये एंट्री सिर्फ इस इन्वॉल्वमेंट को दिखाने के लिए बनाई गई है। कल को चाहे डेटर से रिकवरी हो चाहे ना हो, कल को चाहे हमें ये रीइंबर्स करने पड़े चाहे ना करने पड़े, इसने रिवर्स ही होना है। और अगर पैसा देना पड़ गया तो कैश डेबिट और बैड डेट, कैश क्रेडिट और बैड डेट डेबिट। क्या हुआ? नहीं, वो 90 नहीं देगा ना, वो फैक्टरिंग विद रिकोर्स या विदाउट रिकोर्स में कवर हो जाएगा। बाकी भी मैं इसका पासवर्ड का सवाल कराता हूं, उस पर दोबारा बात कर लेते हैं। एक मैं पासवर्ड का करा लूं, फिर दोबारा पूछ लीजिएगा। कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट, चलें वो सवाल जो कर रहे थे उस पर आइए, और उसका अब पॉइंट 5 पढ़िए। पास्ट पेपर्स में से जो अभी करा रहा था,
उसका 0.5 पढ़िए। वो आपकी बात का जवाब सुना आ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, पढ़ लिया तो मैं बात करूं। अगर ये विद रिकोर्स होता तो फिर ये बात ना की होती कि अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 4%, फिर हमने जितना भी वैट होना था वो सब उसको देने थे, तो ये विद रिकोर्स होता। और अगर कुछ भी रीइंबर्स नहीं करना था तो ये विदाउट रिकोर्स होता। अगर विद रिकोर्स होता तो सिनेरियो बी होता, विदाउट रिकोर्स होता तो सिनेरियो ए होता। लेकिन अब ना ही हमने उसको सारा का सारा रीइंबर्स करने का वादा किया है और ना ही कुछ भी रीइंबर्स ना करने का वादा किया है। हमने उसको कहा 4% तक हम दे देंगे, तो अब ये सिनेरियो सी बन गया। देखें, हम अगर फैक्टरिंग करवा रहे हैं और विद रिकोर्स है तो सारा का सारा हमें पढ़ना है बैड डेट का रिस्क। अगर विदाउट रिकोर्स है तो सारा का सारा उसको पढ़ना है। तो ये सिनेरियो ए और बी हो गए, विद रिकोर्स विदाउट रिकोर्स, तो वो पूरा पूरा ही होगा। विद रिकोर्स है तो सिनेरियो बी है, हम उसको नहीं, विद रिकोर्स, विद रिकोर्स सिनेरियो बी है, रिस्क एंड रिवॉर्ड हमारे ही रहेंगे, तो डेटर हमारी बुक्स में रहेगा और जो पैसे लेंगे फैक्टर से वो लायबिलिटी। विदाउट रिकोर्स है तो सिनेरियो ए, सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड दूसरी पार्टी के, डेटर बुक्स में से निकाल देंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा कुछ परसेंटेज हम अपने जिम्मे ले लें, ये कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट वाला सिनेरियो है। तो इस सूरत में ऑफिशियली तो वो विदाउट रिकोर्स है, ऑफिशियली विदाउट रिकोर्स है, यानी ऑफिशियली हम उसको बुक्स में से निकालने लगे हैं। ये मैं जून 21 का 0.5 कर रहा हूं। 1 दिसंबर को ऑफिशियली तो हम इसको बुक्स में से निकाल ही देंगे। टोटल कितने पैसे लेके? 30 मिलियन। 30 मिलियन है, 30 मिलियन का कितना? 28.5 और डेटर्स खत्म। ऑफिशियली ये विदाउट रिकोर्स है और बाकी 1.5 रुपया हमारी फैक्टर फीस होगी, फैक्टर फीस कह लें, P&L कह लें। तो अगर उसने 90% देके मामला क्लोज कर दिया होता या कहता कि बाद में 4 मैं और दे दूंगा, तो हम कैश डेबिट करते, जितने वो और देने को कह रहा है उस बैंक को डेबिट करते और बाकी P&L में चला जाता। डेटर हमने बेचे और उसको कहा कि 4% तक का सिर्फ बैड डेट हम जिम्मेदार लेंगे, तो ये है तो विदाउट रिकोर्स लेकिन कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट के साथ। तो इसलिए कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट को फिलहाल इग्नोर करके हम इसको विदाउट रिकोर्स की तरह डील करेंगे। अब अगर देखें, अगर हमने सारे पैसे वापस करने का वादा किया होता तो ये विद रिकोर्स होता और डेटर हम अपनी बुक्स में ही रखते और उसका पैसा मिला हम लोन ले लेते, फाइनेंशियल लायबिलिटी। अगर विदाउट रिकोर्स होता तो हम इस एसेट को बुक्स में से निकाल देते और जितने भी बैड डेट कल को होते वो उस बैंक की टेंशन, और जितने पैसे में फुल एंड फाइनल देता बाकी हमारे चार्जेस होते, बाकी हम उसको एक्सपेंस कहते। सिनेरियो सी है ये भी विदाउट रिकोर्स, थोड़ा सा बस हम उसको कंपनसेट करना चाह रहे हैं। अब ये जो थोड़ा सा कंपनसेट करना चाह रहे हैं ये कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट है और वैसे ऑफिशियली इसको हम डीरेकग्नाइज ही करेंगे, यानी हम विदाउट रिकोर्स की तरह उसको बुक्स में से निकाल देंगे, तभी तो कंटिन्यूइंग के नाम से अलग एसेट बनाएंगे। अगर डेटर को बुक्स में रखे रहने देना होता तो फिर मजीद थोड़ी कंटिन्यूइंग का एसेट बनाते, तो कंटिन्यूइंग का एसेट ही अलग तब बनेगा जब हमने डेटर को डीरेकग्नाइज करना होगा। तो सिनेरियो सी में कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट के नाम से सेपरेट एसेट ही तब बनने लगा है जब हम एग्जिस्टिंग एसेट को खत्म करने जा रहे हैं, तभी तो एक नया एसेट बनने लगा है। तो इसलिए डेटर को हम खत्म करेंगे और चूंकि इस बैंक ने हमें ये सारा मामला 95% में डन कर दिया है, तो हम लोग बाकी 5% अपना एक्सपेंस समझ लेंगे। 30 अच्छा 30 डेटर खत्म सारे 30।
1.5 कैसे आया? दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस है। बैड डेट तो नहीं कहें इसको, फैक्टर फीस क्या लें बेशक। ये विदाउट रिकोर्स वाला बैंक हमें 5% कम दे रहा है, लेकिन किसका क्लोज कर रहा है? वो कहते हैं बैड डेट जितने भी होंगे मेरे जिम्मे। तो कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट तब आएगा जब हमने एक माइनर सा पोर्शन एग्री कर लिया होगा, और उस माइनर पोर्शन को अलग एसेट बनाएंगे, और अलग एसेट तभी बनाएंगे जब एग्जिस्टिंग को डीरेकग्नाइज करेंगे। तो ये एग्जिस्टिंग को डीरेकग्नाइज कर दिया, और हमने कितने तक की इसको गारंटी दी है? तो उसके लिए हम कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट एक एसेट बनाएंगे और एक फाइनेंशियल लायबिलिटी बनाएंगे, जो कि हो गई 30 का 4%, 1.2। इसमें हम फिक्स कर लेते हैं कि इतने परसेंट देंगे। जी बिल्कुल। हमने तभी हम फिक्स करेंगे, तभी तो ये पता चलेगा कि थोड़ा सा हमने अपने पास रिटेन किया है। नहीं, देखें, अगर विद रिकोर्स होता तो जितने पैसे बैंक ने हमें एडवांस दिए हैं वो सारे हम वापस करने के पाबंद हैं। ये विद रिकोर्स, बात 10-15 की नहीं है। विद रिकोर्स का मतलब है कि डेटर हमारे ही जिम्मे है, बैंक सिर्फ हमारे बिहाफ पे एजेंट बन के जा रहा है। बैंक ने अभी जितने भी पैसे हमें एडवांस दे दिए, विद रिकोर्स का मतलब है कि वो सारे उसको वापस करने पड़ेंगे। इसीलिए डेटर हम अपनी बुक्स में रहने देते हैं, और जितने पैसे उस बैंक से लिए होते हैं उसको लायबिलिटी शो कर देते हैं। विदाउट रिकोर्स ये है कि हमारा जिम्मा खत्म, बैंक जाने और डेटर जाने, इसलिए डेटर को हम बुक्स में से निकाल देते हैं। कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट वाला केस है ही तब जब हम ओरिजिनल को डीरेकग्नाइज करने लगे, तभी तो एक अलग एसेट बनाने लगे। तो इसलिए इसकी अकाउंटिंग हो विदाउट रिकोर्स वाली रही है, लेकिन साथ जितने पैसे हम गारंटी कर रहे हैं उसके लिए हम एक अलग एसेट और लायबिलिटी बना रहे हैं। इसमें एक्सेस और वो डेफिनेटली बात नहीं, जितने पैसे हम उसको गारंटी कर रहे हैं ये एंट्री उन पैसों से होगी, और इसके अलावा जो ओरिजिनल एंट्री है ये डीरेकग्नाइज वाली ही एंट्री है। अगर इस सवाल में ये कहा होता कि बैंक अभी दे रहा है 90, बाकी 5 और देगा, लेकिन देगा, तो फिर हम उस बैंक के नाम पर रिसीवेबल बना लेते, 1.5 P&L में जाता, डेटर 30 क्रेडिट होता, क्योंकि उसने हमें 90। इसको मैं अलग अकाउंट फॉर कर रहा हूं, इसलिए इस एंट्री को छोड़ के ओरिजिनल हम इसको डीरेकग्नाइज ही ट्रीट करेंगे। देखें, आप ओरिजिनल में अगर इसको मर्ज कर देंगे तो फिर एंट्री दोबारा कैसे करेंगे? कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट को अगर इग्नोर कर दें तो ये विदाउट रिकोर्स है, क्या एंट्री होगी? यही जो ऊपर है, कर ली। अब कंटिन्यूइंग की अलग से एंट्री होगी। डबल कैसे अकाउंट फॉर हो रहा है? क्या ये एक्सपेंस बनाया मैंने? तो फिर डबल कैसे हो रहा है? और अगर ना हुआ तो? अच्छा, अगर बैड डेट हो गया तो उसकी फीस वो हमें वापस करेगा, तो वो फीस भी एक्सपेंस पड़ेगा, बैड डेट भी एक्सपेंस पड़ेगा। फीस तो हमें वो सर्विस की दे रहा है, जो हमें वो फीस हमसे ले रहा है वो अपनी सर्विस की फीस ले रहा है कि वो हमारा एजेंट बनके डेटर से कलेक्शन करने जा रहा है, वो उसकी फीस ले रहा है। तो ये आप उसकी फीस समझे, ये बैड डेट नहीं है 1.5, ये फैक्टर की फीस है 1.5। वो जाग रहे हैं, होश में भी हैं, ये फैक्टर की फीस है 1.5। जब कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट आएगी तो उसकी पहचान ये है कि वो एसेट बेच के एक बहुत लिमिटेड सा पोर्शन हमने गारंटी किया होगा, ये कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट की पहचान है। और इसका तरीका यह है कि उसको छोड़ के आप पहले बाकी जिस तरह डीरेकग्नाइज की एंट्री की थी फैक्टरिंग विदाउट रिकोर्स वो कर लें, और जितनी की गारंटी की है उसकी अलग से एंट्री करें, बाकी में इसको मिक्स ना करें। यहां तक ओके? तो फिर मैं आगे बढ़ूं। अच्छा, इसमें अगली एंट्री करने से पहले इसकी अंग्रेजी पढ़ते हैं। आप आ जाएं पेज 18 पे वापस, चैप्टर का पेज 18, चैप्टर का पेज 18। सिनेरियो सी सारा पढ़ लें, फिर जो उसमें चीज रहती है वो बताऊंगा। पेज नंबर 18, सिनेरियो सी सारा पढ़ लें। पढ़ लें, पहले सिनेरियो सी सारा पढ़ लें।
बताता हूँ, पहले पढ़ लें, जितना भी समझ आता है मैं समझाता हूँ सारा। हाँ जी, चलिए मैं समझाता हूँ। सी में लिखा हुआ है कि सब्सटेंशियली ऑल रिस्क एंड रिवॉर्ड ना ही हमने ट्रांसफर किए ना ही अपने पास रखे। अब इसमें फिर देखना पड़ेगा कि कंट्रोल किसके पास है। कंट्रोल से मुराद ये है कि क्या सिनेरियो 1 होगा या 2 होगा। 1 समझ लें, हमने किसी बैंक को अपनी इन्वेस्टमेंट्स बेची और साथ ये कहा कि कल को हम ये वापस खरीदेंगे आपसे, और जितनी मार्केट प्राइस हुई उतने पे खरीदेंगे। ऐसा करने से सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड किसके हो गए? ट्रांसफर। लेकिन अगर ये कहा होता कि अच्छा सारी डज आपको ना पड़े, तो जो मार्केट प्राइस होगी ना उससे 20% महंगा खरीद लेंगे हम आपसे, थोड़ी सी टेंशन हम ले लेंगे। आपको हम ये इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं, साल बाद हम दोबारा खरीदेंगे मार्केट रेट से थोड़ा सा ज्यादा। अगर प्योरली मार्केट रेट पे खरीदते तो सारा फायदा नुकसान उसको होता, लेकिन अब थोड़ा सा हमें भी होगा, तो इसमें से थोड़ा सा हमने रिटेन कर लिया। लेकिन अगर उस बैंक पे ये शर्त नहीं लगाई कि आपने साल तक ये संभाल के रखना है, खबरदार जो किसी और को बेचा दो, तो फिर ये नीचे सिनेरियो 2 में आएगा। और अगर हमने ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई और उसकी मर्जी जिसको मर्जी बेचे, और जब साल बाद वादा पूरा करने का वक्त आएगा तो जहां से मर्जी खरीद के लाके में वापस करे, तो फिर ये सिनेरियो 1 है। और इसमें ना कोई कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट ना कोई लायबिलिटी, हम सिंपली इन्वेस्टमेंट को अपनी बुक्स में से निकाल देंगे। ये बड़ी लंबी और गहरी बात होगी, दोबारा सुने, मुश्किल है, हाँ है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है मुश्किल। सिनेरियो सी, ना मुकम्मल विदाउट रिकोर्स है ना मुकम्मल विद रिकोर्स है। सिनेरियो ए, एसेट बेचा, सारी टेंशनें भी साथ बेचनी, तो फिर डीरेकनाइज होगा। सिनेरियो बी, एसेट बेचा लेकिन सारी टेंशनें अपने पास रहीं, तो फिर एसेट नहीं बेचा और जो कैश मिला उसकी लायबिलिटी। सी, बेच तो दिया लेकिन थोड़ी सी टेंशनें रिटेन कर ली। अब इसमें आगे फिर 2 सिनेरियो हैं। सिनेरियो 1 ये है कि हमने इन्वेस्टमेंट किसी को बेची और ये तय कर लिया कि साल बाद हम ये तुमसे वापस खरीदेंगे, लेकिन क्या तुम साल तक इसको संभाल के रखो? नहीं, तुम्हारी मर्जी है, तुम जिसको मर्जी बेचो। जब हमें साल बाद चाहिए होंगी तब कहीं से ला देना। अब ये सिनेरियो 1 है और इसमें हम एसेट को बेचना ही मानेंगे। सी का सिनेरियो 1, जिसमें हम एसेट बेच रहे हैं और जिसको बेच रहे हैं उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा रहे, वो चाहे तो उसको बेच दे चाहे साल तक संभाल ले। अगर बेच दे तो मर्जी, संभाल ले तो भी मर्जी, बस साल बाद कहीं से ला दे हमें। तो ये सिनेरियो 1 है और इसमें हम अभी इस सारी इन्वेस्टमेंट को बेचना ही मान लेंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा? अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा? ये सवाल में बताई होगी बात। नहीं, वो तो कहा है अगर कोई और चीज है तो। ये बात तो ऊपर सिनेरियो ए में भी लिखी हुई थी, यही बात तो सिनेरियो ए में लिखी हुई थी। अगर उसको हमने कोई मजीद सर्विस फीस देनी है अभी, या हमने कोई इसको सर्विस देनी है, उसके पैसे लेने हैं, तो वो तो पॉइंट ए में भी लिखा हुआ था ऊपर। ये तो वही बात लिखी हुई है। सिनेरियो सी का पॉइंट 1 ये है कि हमने जिसको इन्वेस्टमेंट बेची उसके ऊपर कोई शर्त नहीं लगाई कि तुम आगे नहीं बेच सकते, उसकी मर्जी है, चाहे बेचना हो तो बेच दे। तो इस सूरत में हम समझेंगे बस गया एसेट हमारे पास, कल जब दोबारा खरीदेंगे तब देखेंगे। तो हैं थोड़े से हमारे पास हैं, लेकिन हम इसको बेच देंगे बस, क्योंकि हम दूसरे पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। सिनेरियो सी में एक बार एंटर हो गए, फिर फैसला कंट्रोल की बेस कि कंट्रोल है कि नहीं। कंट्रोल से मुराद यह है कि हमारी मर्जी चलनी है कि नहीं चलनी। तो सिनेरियो सी, जितनी भी समझ आ रही है कोशिश कर लें आप भी मैं भी। सिनेरियो सी ये है कि थोड़ी सी टेंशन हमारे पास है, लेकिन उसमें आगे फैसला होगा इस बात पे कि मर्जी हमारी चलनी है कि नहीं चलनी। अब उसमें आगे फिर 2 पॉइंट्स आगे 1 और 2। 1 ये है कि हमारी कोई मर्जी नहीं चलनी, हमने अपनी इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स उठा के एक बैंक को बेची
और कहा साल बाद हम तुमसे ये मार्केट प्राइस प्लस 10% पे खरीद देंगे। अब उस बैंक की मर्जी वो साल तक इन्वेस्टमेंट अपने पास रखे, चाहे किसी को बेच दे। अगर किसी को बेचे तो हमें साल बाद वापस ला के दे दे, ये बैंक की मर्जी है, वो बाद में क्या करेगा। तो ये 1 हो गया, और इस सूरत में हम एसेट को बुक्स में से निकाल देंगे, क्योंकि एसेट भी गया, मर्जी भी हमारी कोई नहीं चल रही, तो इसलिए एसेट बुक्स में से निकल जाएगा। इसके लिए वही अंग्रेजी लिखी हुई है जो ऊपर पॉइंट ए में अंग्रेजी लिखी हुई है, सेम वही अंग्रेजी लिखी हुई है। नहीं, अभी नहीं करेंगे, नहीं, इन्वॉल्वमेंट 2 में बतानी है, क्योंकि एसेट पे हमारी मर्जी भी नहीं रही। थोड़ी सी टेंशन है, लेकिन हमारी मर्जी भी नहीं रही है एसेट पे, तो हम मजीद अपना एसेट क्यों शो करें। पेबल किस बात का रिकॉर्ड करें, वो तो जब खरीदने वो बेचने आएगा तब फिर दे देंगे इसको पैसे, क्योंकि अगर पेबल रिकॉर्ड करेंगे तो डेबिट क्या करें, अभी से एक्सपेंस बना दें, नहीं, पता ही नहीं कितना होगा, क्योंकि कल जितनी मार्केट प्राइस होगी उसका 10% ऊपर दे देंगे, पता नहीं कितनी मार्केट प्राइस होगी। तो इसलिए हम आज इस इन्वेस्टमेंट को अपनी बुक्स में से निकाल देंगे। जी, ये जो आप बात कर रहे हैं कि मर्जी होगी कि वो हमारी मर्जी नहीं चल रही, हमारी मर्जी इस सेंस में नहीं चल रही कि अभी तुमने बेचना नहीं, आगे किसी को संभाल के रखो साल तक। देखो, बैंक अपना पैसा बाउंड नहीं करके रखना चाहेगा ना। एक और कोशिश करता हूं, हम कंपनी ए हैं और हमने बैंक बी को आज अपने जो पड़े हुए शेयर्स थे वो बेच दिए 10 मिलियन के, और एग्री किया कि साल बाद हम ये शेयर्स मार्केट प्राइस प्लस 10% पे खरीद लेंगे। इस 1 साल तक बैंक इन शेयर्स को अपने पास रखे रहे या बेच भी सकता है। अगर हमने शर्त लगा दी कि नहीं, तुमने अपने पास ही रखना है, तो ये सिनेरियो 2 है। और अगर बैंक को कहा कि तुमने जिसको मर्जी बेचना है बेचो, हमें बस साल बाद तुमने शेयर्स कहीं से भी अरेंज करके देने हैं, तो अब बैंक ये करेगा कि जैसे ही इसको अच्छा रेट मिलेगा बेचेगा, फिर प्राइस डाउन होगी फिर खरीद लेगा, फिर अच्छा रेट मिलेगा फिर बेच देगा। साल बाद बस उसके शेयर्स हमारे पास उसने लाके देने हैं। हो सकता है साल में वो 4 दफा बेच के प्रॉफिट कमा चुका हो। तो अब वो बैंक की मर्जी चल रही है ना, हमारी मर्जी तो नहीं चल पा रही। ये पॉइंट 1 है। तो चूंकि हमारी मर्जी ही नहीं चल पा रही, वो बैंक आजाद है इससे पैसे कमाने में, तो इसलिए अब हम इस वक्त इसको अपनी बुक्स में से टोटली गायब कर देंगे। ये पॉइंट 1 है। और पॉइंट 2 ये है कि डेटर बेचे और इसको कहा कि अगर इन डेटर से पैसे रिकवर ना हो सके तो 4% तक हम आपको वापस कर देंगे। अब अगर 4% तक हम वापस कर देंगे तो ये डेटर्स की जिम्मेदारी अपने सर लिए रखेगा, तो ही हम 4% तक वापस करने की बात कर रहे हैं ना। वरना अगर डेटर्स ने किसी और के हवाले कर दिए और उसको ही और ने जाके ज्यादा बदतमीजी की और डेटर ने कहा जा नहीं देते पैसे तुम्हें, तो हम कह सकते हैं कि तुमने क्यों उस बदतमीज को भेजा था। तो इसलिए अब शर्त लगा दी हमने। अब इस सूरत में जितने के पैसे हम गारंटी कर रहे हैं वो हम कंटिन्यू इन्वॉल्वमेंट के नाम से रिटेन करेंगे। अच्छा, अब जो वर्डिंग लिखी हुई है उस वर्डिंग से तो ये मतलब निकलता है कि आप सारे डेटर क्रेडिट ना करें, थोड़े से डेबिट रहने दें। लेकिन सवालों में आसानी के लिए इसको ऐसे हैंडल किया गया कि डेटर सारे निकाल दें, कंटिन्यूइंग एसेट के नाम से एक एसेट बना लें। ये भी कर सकते थे कि आप डेटर 30 नहीं 28.8 से क्रेडिट करते, बाकी 1.2 आता रहता। ये भी कर सकते हैं कि डेटर हटा दें और इस नाम से एसेट बना लें। तो आईएफआरएस की एग्जांपल के अंदर भी ये नाम इस्तेमाल हुआ है, आईकैप के सोल्यूशन में भी इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए बेहतर है कि हम इस नाम को रिटेन कर लें। तो इसका तरीका ये हुआ कि इसकी अकाउंटिंग आप ऐसे ही करें जैसे गया डेटर, इसकी एक अलग एंट्री कर दें। ये पॉइंट 2 में लिखा हुआ है। और अमाउंट क्या निकलेंगी, अमाउंट क्या रखेंगे इसकी, जितने हमने उसको पैसे देने के वादे किए हैं। ये नीचे डब्बे में लिखा हुआ, इसी पेज के नीचे डब्बे में यही लिखा हुआ कि जो हमने उसको गारंटी की है उसी नाम से हम एक लायबिलिटी भी बना लेंगे। चलें सवाल पे आ जाएं वापस। और अब आगे क्या हुआ, अब आगे ये हुआ कि उसने रिकवरी करने की कोशिश तो की लेकिन 3% रिकवर नहीं कर सका। अगर वो 6% रिकवर ना कर सका होता, हम तो बस 4 के पाबंद थे, 3 नहीं कर सका, तो हमने उसको 3 ही देने। अब जब हमने उसको 3 ही देने हैं तो उसने आके हमें सिर्फ इतना बता दिया कि भाई सॉरी मैं पैसे रिकवर नहीं कर सका, तो बस माफ करते डेटर को। नहीं, डेटर दोबारा हम अपने जिम्मे ले लेंगे। दोबारा सुने, उसको हमने अपना एजेंट बनाया, वो 30 दिन के लिए हमें पैसे देके डेटर से बातचीत करने निकल गया, और यह तय हुआ कि अगर 30 दिन के बाद वो पैसे पूरे रिकवर नहीं कर सका तो 4% तक हम उसको रिइंबर्स कर देंगे। और उसने आके महीने बाद बताया कि मैं पैसे रिकवर 3% नहीं कर सका, हम उसको रिइंबर्स तो करेंगे और डेटर को माफ कर देंगे? नहीं, हम डेटर के खुद पीछे पड़ जाएंगे। तो एक तो 30 31 क्या
30 दिन लिखा हुआ, 31 दिसंबर। चले 31 दिसंबर का दिन आया और हमें उसको कितने पैसे देने पड़ रहे हैं बैंक को? 3%। कितने बने? कैश क्रेडिट हो गया 0.9। और अब चूंकि वो बैंक हमें आके 3% का रोना रोके अपने पैसे लेके चला गया, तो ये लायबिलिटी भी खत्म और ये कंटिन्यूइंग एसेट भी खत्म। 1.2। और ये जितने पैसे हमने उस बैंक को दिए, अब हम खुद डेटर से निपटेंगे। अब इनमें से भी आधे नहीं मिलने, तो वो जो आधे नहीं मिलने वो बैड डेट, और बाकी आधे हम पीछे पड़े रहेंगे डेटर के। जब उस बैंक को हमने ये वादा किया था तो हमने कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट के नाम से एक एसेट और लायबिलिटी बना दी थी। जब 31 दिसंबर को बैंक ने हमें आके रिपोर्ट दी कि सर मैंने बड़ी कोशिश की थी, 3% में रिकवर नहीं कर पाया, तो उस बैंक को हम अब जब दे देंगे पैसे, ये तो हमारी वो जिम्मेदारी वाली बात खत्म हो गई, लायबिलिटी डेबिट। और कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट क्या, अब जो बचा कुचा डेटर था हम उसके साथ सीधे हो जाएंगे, वो कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट भी खत्म। ये दोनों तो डेबिट क्रेडिट होकर कैंसिल हो गए। जब तक मामला सेटल नहीं होना था इन्होंने बुक्स में रहना था, अब जब मामला क्लोज हो रहा है तो ये रिवर्स हो गए। ये तो सिंपली रिवर्स हुआ है। बाकी क्या हुआ, जितने पैसे हमने उसको दिए अब हमने वो डेटर से लेने हैं, लेकिन आधे मिलने आधे नहीं मिलने, तो आधे बैड और आधे डेटर। है अगर वो कहता कि 6% नहीं मिल सका मुझे, तो हमने उसको फिर भी सिर्फ 4% ही देना था, तो फिर हम कैश क्रेडिट करते 1.2, और उसमें से हम अगर रिकवर कर सकते हुए तो पूरा डेटर डेबिट कर देते, नहीं कर सकते हुए तो जितना नहीं कर सकते वो बैड डेट और बाकी डेटर कर देते। जितने पैसे उसको दे रहे हैं ना, ये वो है। अगर ये और कम दे रहे होते, जैसे 0.4 दे रहे होते, यहां 0.4 आ जाता, 0.2 हो जाता, 0.1 दे रहे होते, यहां 0.1 आ जाता, 0.05 हो जाता। लेकिन अगर वो आके कहता 10% रिकवर ना हो सके, तो मैक्सिमम बस हमने 1.2 ही देना था, बाकी 0.6। चार से, क्योंकि बाकी उसका मसला था। नहीं, अगर हमें वो कहता ना कि 6% हमें पैसे नहीं दे रहे, तो फिर हम देखते कि क्या वो हमें दे देंगे पैसे या वाकई गए। अगर हमें वो सारे के सारे 6% वो लोग दे देंगे पैसा, राइट तो हमारा है, लेकिन बैड डेट होता है ना, अगर उम्मीद ना हो। अगर हमें लगता है कि उनसे वाकई रिकवरी नहीं होनी, तो बस 1.2 यहां कैश क्रेडिट होना था और 1.2 बैड डेट होना था। लेकिन अगर उसने आके कहा होता कि 6% लोग पैसे नहीं दे रहे और हमें पता होता कि चलो ठीक है हम खुद निकलवा लेंगे, तो डेटर हम पूरा 6% वापस डेबिट करते, डेटर पूरा 6% करते, ये 4% होता, 2% को अपनी इनकम बना लेते। चलें जी, अब तो ब्रेक बनती है। और है नहीं, मेरी तो खैर है, आपकी बनती है। एसेट एक मिनट खैर, अच्छा थोड़ा सा एसेट रहता है, एसेट क्लोज करके फिर खत्म करूं ताकि अगली क्लास में लायबिलिटी कराऊं, या अभी ही ब्रेक? हाँ जी, हाँ जी, एसेट कर दूं क्लोज? चलें एसेट क्लोज करते हैं फिर। पेज 17 अभी तक पढ़ रहे थे पूरा एसेट बेचना, अब है अगर पार्शली बेच रहे हैं, यानी डेटर थे 5 लाख के, उनमें से 40% के साथ ही मामला हो रहा है। इन्वेस्टमेंट थी 15 लाख की, उनमें से 40% बेच रहे हैं, तो ये है पार्शल। अब अगर पार्शल बेच रहे हों तो पहले तो आप पेज 17 के ऊपर वाला टॉप डब्बा पढ़ लें कि एसेट का पार्शली बेचना तब माना जाएगा
जब फॉलोइंग में से कुछ भी, पेज 17 के टॉप पे बना बॉक्स की पहली लाइन, अगर फॉलोइंग में से यानी 1 2 3 में से कोई एक बात भी पूरी हो गई तो हम समझेंगे कि हम पार्ट ऑफ एसेट बेच रहे हैं। अच्छा, मैंने भी मिसाल बोली थी कि डेटर्स 5 लाख में से 40% दे रहे हैं, ये मैंने सही मिसाल नहीं बोली, नहीं सॉरी, ये सही मिसाल नहीं थी, वो तो सारे अलग अलग डेटर्स थे, तो उनमें से जिनको हम बेच रहे हैं उनको तो पूरा पूरा ही बेच रहे हैं। पार्ट तब है जब एक साबुत एसेट में से कुछ हिस्सा बेच रहे हैं, ये पार्ट है। अगर हमारे पास 5000 शेयर्स हैं, उनमें से 3000 बेच रहे हैं, तो ये पार्ट नहीं है, 3000 पूरे पूरे ही बेच रहे हैं। नहीं समझ आई? 5000 शेयर्स हैं, हमने किसी कंपनी के 5000 शेयर खरीदे हुए थे, उनमें से 3000 बेच दिए, तो ये हमने को पार्ट एसेट बेचा है? नहीं, ये तो पूरे पूरे 3000 शेयर्स बेचे हैं। 10 लाख के डेटर्स थे, अलग अलग लोग थे, उनमें से कुछ लोग जो बदमाश किस्म के लोग थे, बस उनको हमने फैक्टर को दे दिया, तो ये पार्ट है? नहीं, ये भी पूरा एसेट बेचा है। पार्ट का मतलब है ये जो पेज 17 के टॉप पे लिखा हुआ कि इन 3 में से कोई एक हुआ तो उसको माना जाएगा कि हमने पार्ट बेचा है। नंबर 1 मिसाल, हमारे पास डिबेंचर्स हैं और हमने एक कस्टमर से कहा कि इस डिबेंचर से इंटरेस्ट भी मिलना है और कल को प्रिंसिपल भी वापस मिलना है, तो ऐसा करो कि तुम हमें इस डिबेंचर के बदले, हमारे पास बुक्स में डिबेंचर आ रहा है 120 मिलियन का, हमने कस्टमर्स जिसको ये डिबेंचर बेच रहे हैं उसको कहा कि इसमें से कल को जो रिकवरी होनी है वो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों होनी है, तुम हमें ऐसा करो कि आज 45 मिलियन दे दो और कल को जितने भी कूपन पेमेंट्स मिलने होंगी वो तुम्हारी, प्रिंसिपल हमारा। हमने ये डिबेंचर्स बेचे और जिसको बेचे उसके साथ ये तय किया कि डिबेंचर्स तो हमारे पास ही रहेंगे, तुम 45 मिलियन दे दो और उस 45 मिलियन के बदले हम क्या बेच रहे हैं उसको, सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स बेच रहे हैं, प्रिंसिपल हमारे। ये है पार्ट, ये पॉइंट 1 में लिखा हुआ है। 45 मिलियन लेके उनको इंटरेस्ट बेच दिए, हो सकता है कि 5 साल के, हो सकता है सारे, यानी कुछ पोर्शन बेच दिया। एक ही डेटर आधा बेच दिया, वो भी पार्ट है? एक ही डेटर आधा बेच दिया, हाँ हो सकता है, बहुत होता है, उस डेटर को ही पार्टली बेच दिया, सही है। पॉइंट नंबर 2 ये है कि इसके इंटरेस्ट में से भी जब जब मिला उसमें से 60% तुम्हारा, और प्रिंसिपल भी जब भी मिला उसमें से भी 60% तुम्हारा। पार्ट 1 और 2 में फर्क क्या है? दोनों में से कोई एक बेच दिया। पॉइंट 2 क्या है? दोनों में से एक पोर्शन बेच दिया। और पॉइंट 3 ये है कि दोनों में से एक का पोर्शन बेचा। 1 ये है कि दोनों में से कोई एक पूरा बेच दिया, 2 ये है कि दोनों का एक पोर्शन बेचा, और 3 ये है कि दोनों में से किसी एक का पोर्शन बेच दिया। ये डब्बा सारा पढ़ लें। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इस डब्बे के स्टार्ट में लिखा हुआ है कि हम एसेट का पार्ट बेचना मान लेंगे इफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट, कि इन 3 में से कोई एक काम भी हो गया तो हम पार्ट के ऊपर डी रेकग्निशन लगा देंगे। है जी, कुर्बानी का ऐसा हाँ जी, जो जाग रहे हैं और पढ़ रहे हैं, डब्बा पढ़ लिया। अगर ये हिस्सा बेचा जा सकता है 46 मिलियन का, ये हिस्सा बेचा जा सकता है 94 मिलियन का, हमने ये 46 का बेच दिया,
अब इस 120 एसेट में से कितना एसेट डीरेकग्नाइज कर लें? हमारी बुक्स में इन्वेस्टमेंट आ रही है 120 की, हमने एक पार्ट बेच दिया तो फिर 120 इन्वेस्टमेंट आती रहे, इसका पोर्शन हमें खत्म करना पड़ेगा ना। कितना? 46। इन दोनों पार्ट्स की फेयर वैल्यू की रेशो में बुक वैल्यू बांटेंगे। 46 और 94 की रेशो में इस 120 को बांटेंगे और कितना बना? 120 डिवाइडेड बाय 94 इंटू 46, नहीं सॉरी 120 इंटू 46 ओवर 140, 39 पॉइंट। तो हम 120 में से 39.4 मिलियन का एसेट क्रेडिट, इतना कैश डेबिट और गेन लॉस डेबिट क्रेडिट। ये बात पेज हमने बेचा ही है ना, ये बात पेज 21 नहीं पेज नंबर 19 ऊपर पॉइंट नंबर 5, डी रिकग्निशन खत्म है जी। 2 था दोनों में से 90%, 1 था दोनों में से कोई एक पूरा बेच दिया, 2 था दोनों में से एक कांस्टेंट पोर्शन बेच दिया, 3 है किसी एक में से एक पोर्शन बेच दिया। पेज नंबर 19 के टॉप पे पॉइंट नंबर 5 बता दिया मैंने आपको, पेज 19 के टॉप पे पॉइंट नंबर 5 बता दिया। 46 में आप लिखो फेयर वैल्यू या प्रोसीड? फेयर वैल्यू, प्रोसीड, फेयर वैल्यू। चलो जी, एसेट्स की डी-रिकग्निशन खत्म। अब अगली क्लास में लायबिलिटी की डी-रिकग्निशन बताता हूँ और एसेट्स की मॉडिफिकेशन बताता हूँ, फिर ये वाला सेट खत्म। ठीक है, 43 बस।